नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज जिस मेहमान के साथ मैं आपके रूबरू हाजिर हुई हूं, आप मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके अफसाने मुख्तलिफ रसायल और अखबारात में बहुत अरसे से शाये हो रहे हैं और आपको मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी से आपको एक इनाम भी हासिल हो चुका है। आप हैं मोहतरमा मसरूर तमन्ना साहिबा। मसरूर तमन्ना साहिबा, उर्दू टॉक चैनल में आपका इस्तकबाल है। दिया तमन्ना साहिबा, हम हमारे उर्दू टॉक के नाज़रीन को अपने शुरू से लेकर आज तक के अदबी सफ़र के बारे में बताइए। आपकी पैदाइश, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ख़ानदान और दीगर आपकी अदबी मसरूफियात अब तक की क्या हैं, थोड़ा सा रोशनी डालिए। हमारा तो पैदाइश तो हमारी बंगाल की है। मैं बंगाल में पैदा हुई, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर बाद में मैं महाराष्ट्र आ गई। 15 साल से मैं महाराष्ट्र में हूँ। और अच्छा खानदान तो काफी बड़ा था माशाअल्लाह हमारा। जी, आपने कब से लिखना शुरू कर दिया था? मैं बचपन से लिख रही हूँ। खातून मशरिक में तो मेरे बचपन से अफसाने साया होते रहे थे। किस उम्र से लिखना शुरू किया अंदाजन? अंदाजन तो मैंने मेरी छोटी छोटी जो कहानियां थी वो तो मैंने 9 साल की उम्र में 4 कहानियां लिखी थी। उसके बाद बंद हो गई थी। तो 11-12 साल की उम्र से मैंने लिखना, अच्छा अफसाना कहानियां लिखना शुरू किया। मेरे अफसाने जरी शुआएं और 20वीं सदी और जाके आपका जवानो अदब में, चिरागे नूर में, हर जगह शाया होते थे। खातून मशरिक में और इसमें आपका एक हिंदी आती थी। आपका हिंदी आप लोग निकालते थे ना जी, रूप की शोभा, उसमें भी बराबर मैं छपती थी। तो आपने जब लिखना शुरू किया तब सबसे पहला अफसाना कब लिखा, कोई आपको कुछ थोड़ा सा याद है? हाँ, फूल सा दिल पहला अफसाना था। एक लड़की रहती है, वो पहला अफसाना जो था ना फूल सा दिल, उसको मैंने कहीं शाया नहीं करवाया। उसको बाद में चेंज करके दूसरी कहानी बना दी। लेकिन जो असली कहानी थी फूल सा दिल, उसमें लड़की को दिल की मरीज रहती वो। अच्छा। हाँ, वो दिल की मरीज रहती, प्यार करती, मोहब्बत करती, लेकिन वो मर जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी मौत हो जाती है और उसके मजार पे रेहान आपका फूल चढ़ाता है। अच्छा। गुलाब के फूल उसके कब्र के ऊपर रखता है। ये मेरा पहला अफसाना था, फूल सा दिल। फिर उसके बाद मैंने बाद में इसी अफसाने को, इसी कहानी को दूसरे टाइप से बना दिया। अच्छा अच्छा, तो वो अफसाना कारी ने पसंद किया? हाँ, और शायर में मेरा गोशा आया, अक्स अदब में गोशा आया। माशाल्लाह महाराष्ट्र महकते ख्वाब के लिए मुझे बिहार उर्दू यूथ फोरम से, बिहार उर्दू अकादमी से अवार्ड मिला है, बंगाल उर्दू अकादमी से अवार्ड मिला है और चाहत की खुशबू मेरी साया हुई तो मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है अभी 2019 में। आप सिर्फ अफसाना निगारी करती हैं या किसी और सिंफ पे भी काम करती हैं, जैसे गजलें, नज़में या दीगर मज़ामीन वगैरह? हाँ, नज़में मैंने बहुत लिखी। देखिए आज तो पता नहीं कहाँ चली गई नज़में, गजलें हैं मेरी, बहुत सारी गजलें हैं। तो मुश्ताक अहमद दरभंगवी थे ना, वो किताब एक निकाले थे, उसमें मेरी गजलें थी। अच्छा अच्छा, जैसे वो, हाँ जी जी, उसमें 2-4 अफसाने, 2-4 गजलें आई थी मेरी। आप इतना लिखती हैं तो इससे आपकी घरेलू जिंदगी मुतासिर नहीं होती? हाँ, मैंने अभी कहाँ लिख रही हूँ, लिखती हूँ तो मुतासिर तो होती है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा कैसे होता नहीं है, होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो अपना शौक है, जो अपना मकसद है, उसको तो पूरा करना है ना। तो आप उन सब में तवाज़ुन कैसे कायम करती हैं? करती हूँ, कभी रात के वक्त लिखती हूँ, रात भर कभी जाग कर लिखती हूँ, कभी अगर दिन में फुर्सत रही, कोई डिस्टर्ब नहीं किया तो मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, इसमें आपके साथ आपका खानदान ने ताउन करते हैं? हाँ, ताउन करते हैं। उन लोग को कोई मतलब नहीं है, उन लोग को उर्दू से भी कोई लगाव भी नहीं है ज्यादा। मैं उन लोग से कहती हूँ कि अरे भाई, उर्दू की जो अहमियत है
वो तुम लोग नहीं समझोगे। उन लोग कहते हैं बस आप कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप उर्दू की इतनी खिदमत कर रही हैं, तो कीजिए आप, दिल व जान से कीजिए। अच्छा, लेकिन तो फिर मैं आपके दिल व अंदर ये जान से शौक कहाँ उर्दू से की आया? खिदमत करती हूँ। जी? आपके अंदर ये शौक कहाँ से आया? आपके अंदर ये शौक कैसे पैदा हुआ? और बचपन से शौक था मुझे लिखने का। खुद? हाँ, घर में किताबें आती थी, हमारी फूफी और हमारे बड़े पापा ये सब पढ़ते थे, बड़े अब्बू, फूफी वगैरह, जी। नावल, किताबें। मैं भी चोरी कर कर के रात-रात भर पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी और लिखती भी थी, फिर पढ़ती भी थी। बहुत शौक था मुझे, इससे उससे माँगती थी, कोई किताबें नहीं देता था तो मैं मँगवाती थी। आप एक औरत हैं, आपने औरत के ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है, जो कि अफ़साने हैं छोटे-छोटे, अपने मैंने कई मेरी नज़र से बहुत गुज़रे हैं। तो औरत के हुकूक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसकी कुछ देखिए, ज़िम्मेदारियाँ हैं? औरत है ना, एक टाइप की नहीं होती है, उसका जी, बहुत रूप होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी औरतों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जी, बहुत गलत हो रहा है। जैसे पढ़ी-लिखी बाशऊर खातून है ना, उनमें भी जी, कोई-कोई ऐसे जाल में फँस जाती हैं कि उनके साथ भी बुरा हो जाता है। कभी जी, ससुराल में, कभी अपने ही घर में हो जाता है। क्या करोगी पढ़ के? क्या तालीम हासिल करोगी? नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? जी, जी, हाँ, लिखने की क्या ज़रूरत है? आगे बढ़ने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? मर्द आगे रहेंगे, मर्द बढ़ के है, औरत नीचे है, पैर की जूती है, ये वगैरह-वगैरह और भी बहुत कुछ। जी। हाँ, आप उस बारे में फिर क्या करना चाहती हैं? आपका क्या मैं ख़्याल उस है कि बारे में क्या आप सही सोचती हैं? हाँ, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ये नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस ऐसे लोगों की मदद कर देती हूँ, जो अगर मेरी नज़रों के सामने आ जाता है, कोई ऐसा किस्सा आ जाता है, जी, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से। जी, हाँ, अक्सर देखिए काम वालियों का ही किस्सा होता है। हमारे यहाँ जो काम वालियाँ आती हैं, उनके बहुत मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बेचारी सुबह से निकलती हैं अपने घर का काम करके और सारा दिन इधर-उधर काम करके एक बिल्डिंग पकड़ती हैं, उसमें 15-20 घर में वो काम करती हैं। जी, सारा दिन मसरूफ रह के भी घर जाती हैं, तो शौहर उसको दारू पी के ही मिलता है। बहुत प्रॉब्लम आती है। जी, जी, जैसे एक अफ़साना बिखरा वजूद में मैंने लिखा था और इस तरह निसार होती औरत में भी मैंने ये मसला दिखाया था, लिखा था। जी, जी, और अभी तो मैं क्या करती हूँ, अपनी कहानियों की ऑडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 अफ़साने 3-4 अफ़साने मेरे रेडियो पर आए थे, तो उसके बाद से आपका ख्वाब, किस्मत और तारे और जी, 2-3 अफ़साने मेरे आए रेडियो पे। तो मैंने सोचा क्यों ना, कि लोग पढ़ने नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है आजकल लोग को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बोलकर व्हाट्सएप पे भेज दिया करूँ। वो अपना काम भी करेंगे और मेरे अफ़साने भी सुन लेंगे। उनका मनोरंजन भी हो जाएगा जी, जी, और हमारा जो काम मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। जी। तो आपके बच्चों में तो ये शौक नहीं है, जहाँ तक आपने अभी बताया मुझे कि बच्चे नहीं, आपके साथ ही है ये सब? हाँ, बच्ची मेरी है, लिखती है थोड़ी बहुत गज़लें वग़ैरह, जी, थोड़ी बहुत लिखती है, वो इंग्लिश में लिखती है। शायरी-वायरी अच्छा। थोड़ा बहुत करती है। देखिए वो तो मिल ही जाता है, माँ से बच्चों को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। हाँ, बच्चे हाँ। माशाल्लाह टैलेंटेड है। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने अभी बच्चों के बारे में बताया, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, इसी तरह से जितने भी इस दौर के वो बच्चे हैं उर्दू से उनको लगाव ज़्यादा नहीं है, मने और जी, चीज़ से है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं है उर्दू से लगाव। अब मैं क्या हूँ, अकेली पड़ गई, ससुराल में गई थी तो बहुत दिन तक लिखना भी बंद था। मेरी जी, जी। अपनी पढ़ाई चालू चल रही थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आपके बच्चे हों या दीगर बच्चे हों, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, माहौल बदल गया है, सब अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। जी, हम उर्दू के मुस्तक़बिल पे फिर कैसे लेकर हाँ, आएँगे हाँ। उनको? देखिए उनकी भी गलती नहीं है, ये जो उन लोगों ने अपनी राहें जो बदली है,
उन लोग इंग्लिश मीडियम जो पढ़ रहे हैं ना, उनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है कि अभी जो उर्दू पढ़ता है ना, उर्दू उर्दू की अहमियत ही एकदम कम है लोगों की नजरों में। हम और आप जो हैं, हम लोग उर्दू को ऊपर उठाने की कोशिश में हैं, लगे हुए हैं हम लोग। और जी इंशाअल्लाह हम लोग, जब तक मेरी जिंदगी है, इंशाअल्लाह मैं करती रहूंगी, उर्दू की खिदमत इंशाल्लाह। करती रहूंगी, किताबें आती रहेंगी। और फ्री में मैं लिखती हूँ, फ्री में किताबें बांटती हूँ। मैं, मेरी सारी किताबें लाइब्रेरी में जाती हैं, मैं ऐसे ही मुफ्त में दे देती हूँ। जी, तो इंशाल्लाह ताला उर्दू का मुस्तकबिल खैर रोशन हाँ रहेगा जब तक आप और हम जैसे लोग मौजूद हैं। और हमारी ये कोशिश भी रही कि हमारे बच्चे भी उसको देखें और पढ़ें और इस तरफ भी राग़िब हों। बहरहाल हाँ आपके अपने मजमूए मंज़र आम हाँ, पर आ बच्चे लोग चुके हैं। अभी, हाँ मेरे बच्चे लोग सीख रहे हैं, मेरे बच्चे लोग नेट से सीख रहे हैं उर्दू। अच्छी हाँ बात है। माशाअल्लाह सीख रहे हैं मेरे जी, बच्चे। हाँ हाँ, आपके कितने मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं? 4 मजमुए आ चुके हैं। पहली आई थी चारों कौन होते 2009 हैं? में, बहारों की आहट। हाँ, बहारों की आहट पहली आई थी। जी, दूसरी आई थी महकते ख्वाब। और तीसरी आई थी ये बहार तुमसे है। अच्छा, और चौथी आई आपका चाहत की खुशबू। अच्छा, अभी माशाअल्लाह पांचवा बहुत-बहुत कलाम हाँ, पांचवी मेरी किताब आने वाली है, लेकिन कुछ लॉकडाउन के वजह से मैंने अभी उसको नजरअंदाज किया हुआ है, कि अच्छा। कोलकाता जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आपके आस-पास कोई कोलकाता से किताब अपनी किताब हमें दिखा देती कम से कम दूर से ही? हाँ बिल्कुल है, बहुत है, किताबें तो है। तो कम से कम यहाँ मैंने आपका आसपास, रस्म हमारे क़ारीन भी हाँ देखना, उर्दू टॉक के नाज़रीन भी देख लेंगे और उसका रस्म इजरा भी हो जाएगा हमारी नज़र में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छा, बहार तुमसे है। जी, जी। बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। हाँ, ये देखिए, महकते ख्वाब। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बहारों की आहट। जी, जी। ये देखिए, चाहत की खुशबू। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, तो में मुझे उर्दू की खिदमत करने के एवज में कोलकाता से इस किताब की रस्म इजरा के साथ गोल्ड मेडल मिला है। वहाँ अच्छा, के माने जो, अब उनको नाम तो मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, अनीस रफ़ी साहब, बहुत बड़े-बड़े माने वहाँ के अदीब लोग हैं, शायर लोग हैं, जो जी। उन उन उनके हाथों से मुझे पहनाया गया था गोल्ड मेडल। मेरी इज्जत अफ़ज़ाई हुई और मेरे बहुत सारे अफ़साने आए हैं। और वो क्या नाम है आपका, मुनाज़िर आसिक हरगानवी साहब ने अफ़सानचा निकाला था, तो उसमें मेरे अभी अफ़सानचे थे। और इशरत बेताब साहब ने बंगाल की नामूर अदीबा में मुझे शामिल किया है। हाँ, और अभी मुंबई से ये आपका रेहान कौसर साहब हैं, और अनवर मिर्जा साहब वगैरह हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं, उन लोगों जी, ने किताबें निकाली है। तो उसमें मेरे अच्छा। ज्यादा नहीं, मेरे होंगे थोड़े अफसानचे हैं मेरे उसमें। उन अच्छा, सब, अच्छा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अलिफ लैला हजार दास्तान में मेरी अफसानचे आ गए, क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, मेरी हालत सीरियस हो गई थी, मैंने लिखना और भेजना बंद कर दिया था, वरना मेरे जी, अफसानचे और भी ज्यादा होते। हाँ, चलिए। आपको ये किताबें तैयार करते वक़्त कितनी कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी लाहक हुई हो? देखिए बहुत परेशानी आई। देखिए पहली किताब में मुझे इतनी परेशानी आई ना, आपको बता नहीं सकती। मैं अहमदनगर में रहती थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे हस्बैंड गए बाहर, बच्चे गए बाहर, पढ़ने गए बच्चे लोग और हस्बैंड बाहर गए। अब मैं क्या जी। करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे अकेली जाऊं, एकदम हुँ। हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो मैं, डॉक्टर जाहिद साहब ने फोन किया, कलकत्ता वाले, उन्होंने, उनको मैंने बोला, वो बोले मुझे मसौदा भेज दो, मैं करता हूँ सब, आपके भाई लोग हैं यहाँ पर, सब हैं, आपका हेल्प हो जाएगा, वो लोग आएंगे, हमसे बातें करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपका मैनेज हो जाएगा, बस आप जी, हिम्मत करके मसौदे भेज दीजिए। मैं बोली मैं निकलूं कैसे घर से? बोला अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना। फिर हिम्मत करके मैंने मसौदे का
जेरोक्स कॉपी किया और सारे को कोरियर कर दिया। उसके बाद ये अल्लाह के फजल करम से मेरी बाहर जाने की आदत हो गई, मैं अकेली जाने लगी। मैंने कुछ भी लेने जाना हुआ मैं अकेली निकल गई, चली गई, जाके लेके आ गया। तो उनका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे घर से बाहर निकाला कम से कम, वरना मैं घर में अटकी रहती। जी जी। हिम्मत नहीं थी मुझ में बाहर निकलने की, पता नहीं क्या बात थी, क्यों नहीं निकलना चाहती थी। देखिए, एक औरत का एक ख्वाब होता है कि वो मैं अपने को डॉक्टर मानूं, मैं अपने को इंजीनियर देखूं या जो भी एक। आप खुद को कहाँ देखना पसंद करती हैं? किसको? मैं तो खुद को। खुद को बहुत ऊंचाई पे देखना पसंद करती थी, लेकिन मेरे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे अब्बू भी इंतकाल हो गए, अम्मी भी इंतकाल हो गई। मेरी बचपन में शादी हो गई, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, 9 क्लास मैं गई हूँ और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे ससुराल में काफी सुनना पड़ा, अनपढ़ है, गंवार है, ये है, वो है। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे मैट्रिक करवाया, फिर मैं महाराष्ट्र में आके 12वीं पास की, उतने बच्चे लोग पढ़ रहे थे मेरे, तो मैं 12वीं पास की। मैंने पूरा जी प्लान बना लिया था कि मैं बीए करूंगी, तो बीए फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला ले लिया, फॉर्म भी भर लिए और पढ़ाई भी शुरू कर दी। फिर मेरे घर में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मैं पढ़ नहीं पाई। मेरा ख्वाब था, मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती थी, बहुत बहुत कुछ करना चाहती थी, और मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहती थी कि जी। ऐसा बनाऊं ट्रस्ट जिसमें जितनी माने कोई भी औरत जो है, औरत हो मर्द, मर्द की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि उनको जाहिर है। भगा दूंगी, ऐसी नहीं। तो हम्म। मर्दों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पे मर्द का अलाव इसलिए नहीं रहेगा कि जहां बहुत सारी औरतें रहेंगी तो वहां मर्द आएंगे तो पर्दा कैसे होगा। तो हमने सोचा था कि मैं ऐसा ट्रस्ट बनाऊं जिसमें माने काम करके औरत, माने हर तरह से काम करके, उसमें हर तरह का इंतजाम हो कि जी। औरत काम करके कमाए और खाए, जिसका कोई आगे नहीं पीछे नहीं, वो लोग हम्म। उनकी मदद हो जाए। अब तो आपको बहुत लोग मिलते होंगे बाहर निकलने के बाद, तो आप इससे कभी मुतासिर हुई हैं? उसकी कोई खास वजह? हाँ, देखिए, मैं भीख मांगने वाली एक लड़की से अहमदनगर में बहुत मुतासिर हुई थी। हम्म। अहमदनगर रेलवे स्टेशन में मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती थी, तो भीख मांगने वाली एक लड़की से मैं बहुत मुतासिर हुई थी। तो उसे देखकर मैंने ख्वाब, किस्मत और तारे लिखे। हम्म। ख्वाब, किस्मत और तारे। और एक और कहानी लिखी थी, मेरी क्या तुम मुझ में जिंदा हो कहीं। जी। हाँ, हाँ, कोई इस तुम छोटी मुझ में कहानी जिंदा आपको हो कहीं, वो मौजूद भी है? लिखा था मैंने। जी। तो वो अंधी लड़की की कहानी थी। आपके मैंने पास कोशिश आपके ये पास वो की है। कहानी मौजूद है? ये देखिए, मुख्तसर हो। मैं आपको वफादारी की कीमत सुना रही। जी सुनाइए। हाँ, जरूर। तो भोला की कहानी है। वो गाना गाते हुए जा रहा है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनकर। वो गाते हुए जा रहा है। भोला बहुत तरंग में गा रहा था। कम्मो ने झाड़ू लगाते हुए उसकी तरफ देखा। आए है, तेरी इसी अदा पे तो मैं मर जाती हूँ। भोला ने मुस्कुराकर कहा कि तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, गांव से कमाने के लिए आया हूँ। मैं इसको छोटा करके सुना रही हूँ। गांव जी से जी। मैं कमाने के लिए आया हूँ, तो ये बात क्यों भूल जाती हो? तो बोली, तुझे मुंबई आके कितने साल हुए? बोला 15 साल। बोले, देवा रे देवा, 15 बरस में भी तुझे यहाँ की मस्ती नहीं आई? तो कितना सीधा साधा आदमी है रे। अरे तू मेरे को मिल जाता पहले तो मैं तेरे से शादी कर लेती। तो फिर वो उसको बोलती है, तू अकेला क्यों रहता है? तेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो क्यों नहीं लेके आ जाता? तो वो बोलता है उसको कि ठीक है, अगली बार मैं जाऊंगा ना तो अपनी बीवी को लेके आऊंगा। फिर इधर जिसकी गाड़ी वो चलाता है ना, वो बोलते हैं कि ना कोई नहीं बचना चाहिए, फोन पे बात करते रहते किसी से, किसी को भी छोड़ने का नहीं, सबको उड़ा दो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी हो, किसी को भी माफ मत करना। और फिर बोलता है क्या कि देखो कमो, आज है ना हमारी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो बोली, स्कूल माने स्कूल नहीं, वो कॉलेज में पढ़ती है, उसका पापा उसको बोलते हैं। तो बोलती है, मालिक वो तो कब की जा चुकी है, अब क्या होगा? तब भोला अपनी गाड़ी लेके जाता है
और लोग, वो और उसकी सहेली थर 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 कांपती रहती हैं, दोनों एकदम डर के मारे कांप रही हैं। तो भोला जाता है नीलम को और उस लड़की को, मालिक की लड़की को, पाटिल साहब की लड़की को बचा के घर वापस लेके आता है। पाटिल साहब की लड़की को छोड़ देता है और फिर जाता है वो नीलम को वापस छोड़ने के लिए, लेकिन भोला वापस नहीं आता है। माने भोला को मार दिया जाता है। रिक्शा स्ट्राइक, टैक्सी स्ट्राइक हुआ था तो कितने लोगों को मुंबई में मारा गया था ना, उसी मौजू पे मैंने ये कहानी लिखी थी। और हर महीने 4,000 रुपया, उस जमाने की बात है, 10 साल पहले की कहानी है, तो हर महीने 4,000 रुपया पाटिल साहब गांव भेज देते थे। और उसकी बीवी फुलवा, वो गांव में अभी भी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, भोला का इंतजार अभी भी कर रही है वो। ये हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहें तो बता दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगी, मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत अपना वक्त निकाले, अपने दीनी अमवार से वक्त बचाए, वो करे अपने नमाज रोजे करने के बाद वो थोड़ा खिदमत खल्क भी करे, कुछ ऐसी औरतों की मदद भी करे। हाँ, जैसे अपने हैसियत के मुताबिक। अब जैसे मेरे पास पैसे नहीं जी, तो हम अपने तरफ से बच्चों को पढ़ा दें फ्री में, लड़कियों को पढ़ा दें, लड़कियों को सिलाई सिखा दें, अड़ोस पड़ोस की बच्चियां, गरीब बच्चियां हैं, उनको कोई काम सिखा दें। किया जा सकता है, ये तो हर औरत हाँ, कर सकती है। हाँ, ये आपसे बात मैं करके यही, बहुत अच्छा लगा। चलिए इजाजत हाँ, दीजिए, इंशाल्लाह आपका वो खुलूस, हाँ, बहुत शुक्रिया।